हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिस तरह से आपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को सपोर्ट किया है। मैं आशा करता हूं ये सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी और आने वाले वीडियोस भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पार्ट 10 में जानेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अक्टूबर टू दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इनमें से हमने जो शुरू के 7 टॉपिक हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के। तो टॉपिक्स जान लेते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2021 के बारे में। फिर हम जानेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया दोबारा से री इलेक्ट हो गया है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, तो इस न्यूज आइटम को देखेंगे। यूके ने डिसाइड किया है कि वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को बैन कर देगा फ्रॉम 2030। रामसर की साइट्स के बारे में जानेंगे। इंडिया के अंदर 4 नई रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। रामसर साइट्स क्या है, रामसर कन्वेक्शन क्या है, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में ये जानेंगे हम विस्तार से। फिर हम देखेंगे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है इंडिया में 8 बीचेस को। तो ये कौन कौन सी बीचेस हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखेंगे। फिर हम यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है एक इंडिया की एजेंसी को, तो ये किसको मिला है इसके बारे में जानेंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में जानेंगे, क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन और इंडिया में इसमें क्या न्यूज रही रिसेंटली, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर हम जानेंगे साइक्लोन निवार और बुरेवी के बारे में, टाइफून रॉली और गोनी के बारे में। फिर हम देखेंगे इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल एक लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, तो उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पावर प्लांट अरब वर्ल्ड का कोल से जो चलेगा वो कौन से देश में बनाया गया है, कहां शुरू किया गया है, कौन सी सिटी में शुरू किया गया है, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की है डिजिटल ओशन, तो ये ऐप क्या है इसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में हम जानेंगे यूनेस्को टैग मिला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को, उस न्यूज आइटम को देखेंगे। और कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर जो कि यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर आते हैं इंडिया के अंदर, तो सारी साइट्स के बारे में जानेंगे। और लास्टली हम देखेंगे एक न्यूज आइटम आई थी लेपर्ड पॉपुलेशन इंडिया के बारे में, इस न्यूज आइटम को देखेंगे। तो दोस्तों, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने क्लाइमेट एम्बिशन समिट में अपना पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली। तो यूके में होस्ट हुआ था ये समिट नवंबर 2020 में और इंडिया को इनवाइट किया गया था इसको ज्वाइन करने के लिए, और ये पीएम मोदी ने इसमें पार्ट लिया था। तो ये था समिट क्या, किस ये समिट किया गया था, तो ये 5th एनिवर्सरी है, 5 साल हो गए हैं पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में जो हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या है कि जो सीओपी होती है, जो ईयरली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं सीओपी, यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके अंदर जो ये 21st सीओपी हुई थी 2015 में, जिसमें कि पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो 2 डिग्री से ज्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो उस एग्रीमेंट की 5th एनिवर्सरी थी। इस एग्रीमेंट के अंडर जो कहा गया था कि आप वॉलंटरी हर कंट्री को अपने अपने गोल्स सेट करने हैं कि वो कितना रिडक्शन करेगी, कैसे उनको इंप्लीमेंट करेगी। तो इंटरनली डिटरमाइंड गोल्स जो हैं INDCG जिनको कहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करनी थी इस समिट के अंदर, और कैसे अपने गोल्स को बढ़ाया जा सके और कैसे उनको अच्छे से अचीव किया जा सके, क्या स्ट्रेटजीज हो, वो डिसाइड किया गया था इस समिट के अंदर। और इसके अंदर ये भी प्रेजेंट करना था हर कंट्री को कि आपने 5 साल में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उस 2 डिग्री सेल्सियस के जो लिमिट करना है हमें अर्थ का टेम्परेचर, उसके प्रति आपने क्या क्या एक्शन लिए है, उसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन दी गई थी। तो इंडिया ने भी अपना केस प्रेजेंट किया था। और इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो 26th एनुअल मीटिंग थी वो इस साल पोस्टपोन कर दी गई कोविड की वजह से। लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है कि वो कहां होनी थी, तो यूके में ही उसको होस्ट किया जाना था, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। तो ये जो अब मीटिंग है वो अगले साल 2021 में जो है वो स्कॉटलैंड में ही कराई जाएगी और इसको को होस्ट किया जाएगा यूके द्वारा एंड इटली द्वारा। और इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि सीओपी जो इससे पहले वाली मीटिंग जो हुई थी वो 2019 में मैड्रिड स्पेन में कराई गई थी। ठीक है, ये है न्यूज क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2021 से रिलेटेड।
अगली न्यूज आइटम देखते हैं, इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, इंडिया ने ये पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था उसी साल साइडलाइंस ऑफ सीओपी में इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था मोदी जी ने कि एक हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना चाहिए जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज को सोलर एनर्जी हार्नेस करने के लिए एक कॉमन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, इसका हेडक्वार्टर जैसे कि आप जानते हैं गुड़गांव इंडिया में ही सिचुएटेड है, और इसके अंदर इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट, और फ्रांस जो है वो इसका को प्रेसिडेंट होगा इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये 2 साल की टर्म के लिए दोबारा से इस इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट कर लिया गया, और 4 इसके अंदर नए वाइस प्रेसिडेंट चूज किए गए थे। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। तो ये रीजन वाइज सिलेक्ट करे गए हैं, तो इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बट आप एक बार देख सकते हैं इसको। एशिया पैसिफिक रीजन में फिजी और नराउ ये आइलैंड नेशंस हैं पैसिफिक ओशन में, तो ये इलेक्ट हुए थे वाइस प्रेसिडेंट। अफ्रीका से मॉरिशियस एंड नाइजर, यूरोप से यूके एंड नेदरलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों याद कर सकते हैं, यूके एंड नेदरलैंड्स हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट। और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन से क्यूबा एंड गयाना। तो ये 4 यानी कि 8 नेशंस, हर रीजन से 2-2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसके अंदर एक अवार्ड दिए गए हैं, विश्वेश्वरैया अवार्ड, विच रिकॉग्नाइजेस कंट्रीज विद मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी। तो इसके अंदर हर रीजन वाइज दिया गया है, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है, जापान को मिला है एशिया रीजन से, और नीदरलैंड्स को मिला है यूरोप से। तो ये 2 कंट्रीज के नाम आप याद रख सकते हैं। और इसके अंदर कल्पना चावला अवार्ड्स भी दिए गए थे फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये किन किन को दिए गए ये देख लेते हैं। डॉक्टर भीम सिंह फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड डॉक्टर अनीशा अल न्यूआमी फ्रॉम दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं जिनको कि कल्पना चावला अवार्ड दिया गया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, और लास्टली ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये साइडलाइंस ऑफ सीओपी में पीएम मोदी के इनिशिएटिव और मैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके इनिशिएटिव पे ये अलायंस बनाया गया था। अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं। यूके ने डिसाइड किया है कि वो बैन कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल एंड पेट्रोल कार्स फ्रॉम 2030 एज अ पार्ट ऑफ न्यू ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पीएम ने ये यूके के अनाउंस किया कि 2030 से वहां पे कोई भी डीजल या पेट्रोल की कार नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करने का एक तरीका जो है, जो कमिटमेंट है यूके ने वो की है। अगली न्यूज आइटम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली आने वाली 3-4 स्लाइड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रामसर टैग दिया गया है असम कंजर्वेशन रिजर्व को। तो जो असम कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर जो है वो बन गया है फर्स्ट साइट फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि इंटरनेशनल रामसर टैग जिसको दे दिया गया है। ठीक है, ये टैग क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो इट इज द 38th साइट जो कि इंडिया से रामसर लिस्ट में आई है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन हुई थी एक वेटलैंड्स के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि 1971 में की गई थी इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। तो रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, इसलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन बना। और ये किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से। तो वेटलैंड जैसे कि हम जानते हैं मार्शी एरियाज हो गए, जो कि ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी हो, जो स्वैम्स हो गई, उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये इंडिया में कब 1982 में ये इंडिया इस ट्रीटी में एक मेंबर बन गया था। ठीक है, तो इंडिया ने ट्रीटी साइन कर दी थी, कन्वेंशन साइन कर दी थी 1982 में। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बता देता हूं मैं आपको, जो कि February 2 है जिस दिन ये साइन की गई थी कन्वेंशन, उसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि February 2 को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और वेटलैंड्स जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, वाटर का साइकिल जो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है, ये फ्रेश वाटर, फूड और फाइबर भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फिशरीज यहाँ पे अच्छी होती हैं, और ये जो वाटर है उसको प्यूरिफाई भी करता है, जो इनकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की ऐसे एरियाज में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेटलैंड्स इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन द एनवायरमेंट। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है एक 42nd साइट, यानी कि 4 और साइट ऐड हुई है 30 असम कंजर्वेशन रिजर्व के बाद। वो 4 कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन 42nd साइट कौन सी बनी दिसंबर 2020 में, वो है कोकर वेटलैंड
कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख। तो लद्दाख में जो आप फोटो देख रहे हैं ये लेक है, इसको सोकर नाम दिया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है रामसर साइट्स में। और इसको सोकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्हाइट सॉल्ट जो आप इसके किनारे पे देख रहे हैं ये ई फ्लोरोसेंस होता है, यानी कि ये चमकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सोकर। और ये हाईली सेलाइन वाटर की लेक है। और बाकी चार इस 38 और 42 के बीच में कौन कौन सी आ गई? 3 आसान कंजर्वेशन है, ये मैं बता चुका हूं, उत्तराखंड में है। काबराताल वेटलैंड बिहार में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, जो कि अब जानते हैं न्यूज में रही थी, पिंक हो गया था उसका कलर, तो लोनार लेक, और लास्टली सुर सरोवर इन उत्तर प्रदेश। ये चारों नाम भी आपको याद करने हैं। आपको दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सी, आपको 5-6 नाम दे देंगे और पता पूछेंगे कि कौन सी ऐड की गई है रिसेंटली रामसर साइट्स में। तो ये आपको नाम याद रखने हैं: आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, काबराताल वेटलैंड बिहार में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में। इससे रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। तो वेटलैंड का आपने पढ़ लिया कि कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। अब इसके अंदर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसको कहा जाता है मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड। तो वो क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड, यानी कि एक रजिस्टर है जिसमें कि लिस्ट है उन रामसर साइट्स की। तो रामसर साइट की एक लिस्ट है, उनमें से कुछ ऐसी वेटलैंड चूज की गई हैं जो कि अभी जिसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं साइट्स में, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है, या ऐसी जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं जिन वेटलैंड्स में, उन रामसर साइट्स में, वो एक लिस्ट अलग कर ली गई है। रामसर में से ही लिस्ट में से सब लिस्ट समझ लीजिए अब बना दी गई है, जो कि अभी डेंजर में है और जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो उस लिस्ट को कहा गया है मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड, और ये एक वॉलंटरी मैकेनिज्म है। और जैसे कि मैंने बताया, इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और इंडिया से जो कि 2 ही साइट है, 42 में से सिर्फ 2 ही ऐसी साइट्स हैं जो कि इस रिकॉर्ड यानी इस रजिस्टर का पार्ट है। तो कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलादो नेशनल पार्क राजस्थान में है, लोतक लेक जैसे कि आप सब जानते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में जो है, लोतक लेक, वो भी जो इंडिया की वन ऑफ द फेमस लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ये दोनों साइट जो हैं ये मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड का पार्ट है। अर्लियर चिल्का लेक भी थी, जब उसके अंदर बहुत सारा सिल्टिंग हो गई थी लेक की, लेकिन 2002 में उसको हटा दिया गया था इस लिस्ट से, जब उसको रिकवर कर लिया गया था। तो अभी ये 2 लिस्ट जो लेक हैं ये अभी मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड के अंदर हैं इंडिया की। अगली न्यूज आइटम देखते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इंडिया की 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये लोगो, ये झंडा या फिर बीचेस पे जो लगाया जाता है, ये कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको डिसाइड करती हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को, कि किस बीच को दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यूएनईपी, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड एडुकेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN, UNEP और यूएन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 जो हैं ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती हैं। और इसका मतलब क्या है? ये किसी बीच या मरीना को दिया जाता है, या फिर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किसी बीच को, एक तरह से ये इको लेवल का काम करता है कि ये बीच जो है इकोलॉजिकली जो है वो फ्रेंडली, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये बीच। यहाँ पे जो मेंटेन किया गया उसको वो बहुत अच्छे से किया गया है। तो ये लेबल सर्टिफाई करता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और ये आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में, इट वाज स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1985, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड मरीन एरियाज ये करता है। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो 4 क्राइटेरिया हैं उसके। वाटर क्वालिटी देखते हैं उस बीच की, एनवायरनमेंट कैसे मैनेज होती है वहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए कैसे अवेयरनेस क्रिएट होती है, एनवायरनमेंटल एजुकेशन, और वहाँ पे सेफ्टी क्या है, एनवायरनमेंटल सेफ्टी क्या क्या है। तो इन 4 क्राइटेरिया के हिसाब से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई है इंडिया में 8 बीचेस को। तो अब 8 बीचेस कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। इस जो स्लाइड है आप उसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। कापड़ बीच केरला में, शिवराजपुर गुजरात में, घोगला दीव में, कासरकोड कर्नाटका में, पाडुबिद्री कर्नाटका में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच उड़ीसा में, और राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8 की 8 नाम आपको याद होने चाहिए, मुश्किल है पर आप याद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये 8 नाम आपको याद करने हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है इंडिया के अंदर। ठीक है,
अगली न्यूज आइटम देख लेते हैं, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स ये दिए गए हैं, इंडिया की एक एजेंसी है उसको दिया गया है। तो कौन सी है वो देख लेते हैं, द ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से, बहुत ज्यादा, ये आप नाम याद रखिए, GHE ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन हैज वन द यूएन अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज अमिड कोविड-19। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 के दौरान ये इस एजेंसी को दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इस एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये प्रमोट करती है टूरिज्म को, और टूरिज्म से जो भी इनको कमाई होती है उसका थोड़ा सा ये हिस्सा जो है वो इन्वायरमेंट के लिए लगा देते हैं। तो ये इम्पैक्ट एक्सपीडिशंस लेके जाते हैं लोगों के हिमालयस के अंदर, हिमालयन विलेजेस के अंदर, और उसके अंदर जो फी मिलती है इनको लोगों से, वो जो है ये फी लगाते हैं उस विलेज की डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल वे में। ठीक है, तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन आपको नाम याद रखना है, जिसको कि मिला है यूएन अवार्ड, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। स्टॉकहोम कन्वेंशन पे आ जाते हैं। तो न्यूज क्या थी, कैबिनेट ने 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनको रेक्टिफाई कर दिया है अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जान लेते हैं पहले क्या, फिर हम देखेंगे कौन कौन से 7 हैं वो। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन की गई थी। तो क्या होता है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो कि प्रसिस्ट करते हैं, मतलब लंबे समय तक वो बिना डिस्ट्रॉय हुए एनवायरनमेंट में रहते हैं, और ह्यूमन के अंदर वो किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि आप फिश खा रहे हैं तो उसके थ्रू या एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो आपको कैंसर हो सकता है, उससे आपके नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनको बैन कर दिया गया कि ये जो लिस्ट इसके अंदर होंगी वो आप ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आप यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज के अंदर। तो 7 कौन कौन से ऐसे इंडिया ने हैं वो देखेंगे। इंडिया ने पहले जान लेते हैं कि जनवरी 13 2006 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया था, और ये प्रोहिबिट करता है मैन्युफैक्चर, ट्रेड, यूज एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब कौन कौन से साथ हैं, नाम आपको याद नहीं रखने हैं, ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से रिलेटेड है, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, और इंडिया ने 7 जो केमिकल हैं वो बैन कर दिए गए हैं। तो कौन से हैं, नाम याद मत नहीं करिएगा तो भी चलेगा, क्लोरोडिकॉन, हेक्साब्रोमो बाइफेनाइल, हेक्साब्रोमो डाइफेनाइल ईथर, टेट्रा ब्रोमो डाइफेनाइल ईथर। तो ये आप देख सकते हैं, नाम कॉम्प्लिकेटेड है तो आप देख लीजिए एक बारी से ये कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये 7 इंडिया ने अब बैन कर दिए हैं। बस ये याद रखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी से रिलेटेड है और इंडिया ने रेटिफाई की थी 2006 में, और इसको हमने 7 केमिकल्स को ऐड कर दिया जिनको अब ना बनाया जा सकेगा ना यूज किया जा सकेगा किसी भी चीज के अंदर। अगली न्यूज देखते हैं, साइक्लोन निवार एंड बुरेवी। तो ये जो साइक्लोन निवार था ये बे ऑफ बंगाल में बना था और तमिलनाडु के कोस्ट पे हिट किया था इसने, और पुंडीचेरी को नवंबर 2020 में, और ये सेकंड सिवियर साइक्लोन है आफ्टर साइक्लोन एम्फन। तो साइक्लोन एम्फन क्या है, ये हमने जून की वीडियो में देखा था। तो अगर यदि आप देखना चाहते हैं कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से साइक्लोन्स आए थे पिछले साल, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि साइक्लोन को नेम कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको जून की करंट अफेयर सीरीज में बताया था, तो जिसका कि लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है तो उस लिंक को क्लिक करके आप ये डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 डेज के बाद एक और साइक्लोन बना बुरेवी, जिसका कि नाम मालदीव्स ने सजेस्ट किया हुआ है उस लिस्ट के अंदर, और ये कन्याकुमारी में हुआ था। तो ये 2 साइक्लोन आए थे इंडिया के अंदर जो कि बे ऑफ बंगाल में बने थे। टाइफून गोनी या रोली जिसको कहा गया है, ये फिलीपींस में आया था नवंबर 2020 में। तो ये याद रखना है, गोनी या रोली फिलीपींस से रिलेटेड है साइक्लोन। ठीक है, और ये साइक्लोन का ही नाम है जिसको कि टाइफून कहा जाता है। अगर जो भी साइक्लोन नॉर्थन पैसिफिक ओशन में बनता है उसको हम टाइफून का कहते हैं। तो ये वही साइक्लोन ही है और ये फिलीपींस में आया था। और साइक्लोन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्पीड। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। ये है क्या पोर्टल, ये सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। तो यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन जो कि मिनिस्ट्रीज ले रही हैं स्टेप्स इन्वायरमेंट के प्रति या के बारे में, ये जो पोर्टल है इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या एफर्ट्स ले रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और इसके अंदर जो पोर्टल है वो आपको सेक्टर वाइज बताता है कि क्या क्या अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन
मेजर्स लिए जा रही हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा। तो ये है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, जिसमें कि इंफॉर्मेशन है बेसिकली कि मिनिस्ट्रीज क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, फर्स्ट कोल पावर प्लांट इन अरब वर्ल्ड। तो ये देख लेते हैं कहां पे लगा है। यूएई हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन मिडल ईस्ट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। तो कोल पावर्ड पावर प्लांट पहली बारी किसी अरब नेशन में हुआ है, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। प्लांट का नाम क्या है, हसियन कोल पावर प्लांट इन दुबई। तो ये दुबई में लगाया गया है हसियन कोल प्लांट, ठीक है। जनरली पावर प्लांट जो है यूएई में या अरब वर्ल्ड में वो गैस रन होते हैं, तो क्योंकि वहां पे वो ऑयल की कमी नहीं है, तो ऑयल बेस्ड या गैस बेस्ड प्लांट ज्यादा है वहां पे। तो कोल बेस्ड ये पहला प्लांट लगवाया गया है वहां पे। तो ये अगस्त 2020 में से रिलेटेड फैक्ट बता देता हूं कि यूएई ही पहली अरब कंट्री बनी थी जिसके अंदर की न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया गया था। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, वहां पे ऑयल बेस्ड और गैस बेस्ड पावर प्लांट से अब वो कोल बेस्ड और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाया था। तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या था, बाराक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि लगाया गया था अबू धाबी के पास। तो ये दो नाम हम याद रखते हैं, हसन कोल पावर प्लांट दुबई में और बाराक न्यूक्लियर पावर प्लांट अबू धाबी में। हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है डिजिटल ओशन। तो डिजिटल ओशन क्या है, ऐप है, ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ओशन से रिलेटेड डेटा जो है वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर होता है। और ये इनकॉस जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर वो एजेंसी इसको मेंटेन करती है और उन्होंने बनाया है। तो ये एक डिजिटल इंडिया का पुश है जो कि प्रमोट करेगा ब्लू इकोनॉमी को और आत्मनिर्भर भारत विजन को। और इसका एम क्या है, टू शेयर नॉलेज अबाउट द ओशन विद वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। बहुत जो यूजर्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ऑपरेशनल एजेंसीज हैं, एकेडमिक कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनसे ओशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना इस डिजिटल ओशन ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म का एम है। और ये बूस्ट क्या करेगा, डीप ओशन मिशन। ये मैं आपको पता है एक वीडियो में कि डीप ओशन मिशन क्या है इंडिया का। तो उसके अंदर जो ओशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ओशन के अंदर, उनको कैसे टैप किया जाए, उसके ऊपर इंडिया डीप ओशन मिशन कर रही है। तो उसको ये बूस्ट करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगली न्यूज देख लेते हैं, यूनेस्को टैग फॉर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि आप जानते ही होंगे बहुत से लोग कि एमपी में है पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसके अंडर ये बायोस्फीयर रिजर्व इसको मान लिया गया है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दिया गया अंडर एमएबी, जो कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड चेंज ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, पर अब इसको उस यूनेस्को की लिस्ट में डाल दिया गया है। और इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत 18 हैं बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन अब 12 ही जो हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर यूनेस्को के आते हैं। तो कौन कौन से वो 12 हैं मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप याद कर सकते हैं। सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये याद होने चाहिए कि 12 के 12 कौन से हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला नीलगिरी था, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नौक्रैक, पंचमारी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकांतक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मिलाई, कंचन सेंडोगा और पन्ना अभी जो बना है। तो ये आपको 12 के 12 याद होने चाहिए। ये आप मैप से भी देख सकते हैं। ये आपको 12 के 12 आपको याद करने ही करने हैं कि कौन सा कहां पे है। तो ये स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। आज की लास्ट न्यूज आइटम देख लेते हैं, लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इंडिया के पास अब 12,852 लेपर्ड्स हैं, जो कि पिछली बारी जो काउंट किए गए थे 2014 में सिर्फ 7,910 से। तो इट इज अ 60% इंक्रीज। तो जो टाइगर का हमने सेंसस देखा था, जो कि हमने जुलाई की वीडियो में देखा था कि टाइगर से रिलेटेड अच्छी न्यूज आई थी कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है इंडिया के अंदर, टारगेट से पहले हमने अचीव कर लिया है। तो लेपर्ड की पॉपुलेशन में भी 60% इंक्रीज किया गया है, नोटिस इन 6 years ओनली। और इसके अंदर भी स्टेट वाइज देख लेते हैं, सबसे ज्यादा जो लेपर्ड्स पाए गए हैं वो एमपी में है, दूसरे कर्नाटका में और थर्ड स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये रैंकिंग आप याद रख सकते हैं, एमपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो लास्टली दोस्तों मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि टाइगर की रैंकिंग में नंबर 1 स्टेट कौन सी है। तो इसमें मैं आपको क्लू दे देता हूं कि जो पहली की 2 हैं इनमें से ही कोई फर्स्ट है और इनमें से ही कोई सेकंड है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट और सेकंड टाइगर की काउंटिंग में कौन सी स्टेट है इंडिया के अंदर। मैं और ये भी बता देता हूं कि बहुत क्लोज हैं दोनों स्टेट्स, जो कि पॉपुलेशन में सिर्फ 1, 2 या 3
टाइगर्स का ही फर्क पाया गया है। तो कौन सी है वो स्टेट, वो आप मेरे को कमेंट में बताइए। तो ये था हमारा आज का अक्टूबर से दिसंबर करंट अफेयर सीरीज में एनवायरनमेंट पे रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो इसका मतलब आपको अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसकी वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेशनल इवेंट्स से रिलेटेड, जिसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर की सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।